हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू अथरो सक्सेस पॉइंट। चिल्ड्रन, आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 6 का चैप्टर 5 करेंगे। चैप्टर 5 क्या है? अक्षरों का महत्व। तो इस वीडियो में हम अक्षरों के महत्व के बारे में पढ़ेंगे। चिल्ड्रन, अभी आप देख सकते हैं चैप्टर का नाम क्या है? अक्षरों का महत्व। पहले क्या था? पहले के जमाने में जब अक्षरों का ज्ञान हमें नहीं था, तो हमारे पास जो पहले के जो ऋषि मुनि थे जो ज्ञान देते थे, वो सब का हमारे पास लिखित कुछ भी नहीं है कि वो क्या कहते थे, क्या पढ़ाते थे, कैसे पढ़ाते थे। लिखित ज्ञान जो होता है ना, वो हमारे पास नहीं था। फिर जब से हमें अक्षरों का ज्ञान हुआ, तब से हम लिखना शुरू किए। और हमारे पूर्वजों ने क्या ज्ञान दिया, पूर्वजों ने कैसे उनका रहन सहन था, कैसे वो अपना जीवन यापन करते थे, उन सब की जानकारी हम आज अपने पास लिखित रूप में रखे हुए हैं। और क्या ये जो लिखित जानकारी है, हमारे जो आगे की जो पीढ़ी है उसको भी हम भेज सकते हैं। तो लिखित जानकारी होना बहुत जरूरी है। तो अक्षरों का जब से ज्ञान हुआ हमें, तब से हमने ऐसा करना शुरू किया। तो अभी चैप्टर का नाम है अक्षरों का महत्व। तो अक्षरों का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। अक्षरों की कहानी। यह पुस्तक अक्षरों से बनी है। सारी पुस्तकें अक्षरों से ही बनी हैं। तरह तरह की पुस्तकें, तरह तरह के अक्षर। सही बात है, सारी पुस्तकें अक्षरों से ही बनी हैं, है ना। और कई तरह की पुस्तकें हैं, कई तरह के अक्षर भी हैं। दुनिया में अब तक करोड़ों पुस्तकें छप चुकी हैं। हजारों पुस्तकें रोज छपती हैं। तरह तरह के अक्षरों में हजारों की तादाद में रोज ही समाचार पत्र छपते रहते हैं। इन सबके मोल में है अक्षर। जो छप रहा है, बुक छप रही है, लिख रहे हैं, जो इतिहास हम पढ़ते हैं, पहले क्या होता था, अब क्या हो रहा है, इनकी जानकारी हमें कैसे मिल रही है? अक्षरों से ही मिल रही है ना। हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि यदि आदमी अक्षरों को न जानता तो इस दुनिया का क्या हाल होता। सही बात है, अगर हमें अक्षरों की जानकारी नहीं होती तो हम आगे, और जिस तरह तरक्की कर रहे हैं, साइंस इतना आगे बढ़ रहा है, तो वो सब हम कर पाते। टेक्नोलॉजी जो इतना, हम इतने जो टेक्नोलॉजी को समझ रहे हैं, उसका यूज कर रहे हैं, उसका यूज हम नहीं कर पाते। तो अक्षरों के ज्ञान के माध्यम से ही हम ये सब सारे काम कर पा रहे हैं। कोई कह सकता है कि हम अक्षरों को अनादि काल से जानते हैं। अक्षरों का ज्ञान हमें किसी ईश्वर से मिला है। कोई कह सकता है कि हम अक्षरों को अनादि काल से जानते हैं और अक्षरों का ज्ञान हमें ईश्वर से मिला है। पुराने जमाने में लोग सचमुच ही सोचते थे कि अक्षरों की खोज ईश्वर ने की है, पर आज हम जानते हैं कि अक्षरों की खोज किसी ईश्वर ने नहीं, बल्कि स्वयं आदमी ने की है। सही है, क्योंकि ईश्वर ने अक्षरों की खोज नहीं की है, आदमी ने ही इसकी खोज की है। अब तो हम यह भी जानते हैं कि किन अक्षरों को की खोज किस देश में और किस समय हुई है। क्योंकि अब हमें यह भी जानकारी हो चुकी है कि किन अक्षर की खोज किस देश में हुई है, किस समय हुई थी। हमारी यह धरती लगभग 5 अरब साल पुरानी है। 2-3 अरब साल तक धरती पर किसी प्रकार के जीव जंतु नहीं थे। फिर करोड़ों साल तक केवल जानवरों और वनस्पतियों का ही इस धरती पर राज्य रहा। आदमी ने इस धरती पर कोई 5 लाख साल पहले जन्म लिया। धीरे धीरे उसका विकास हुआ। कोई 10,000 साल पहले आदमी ने गांव को बसाना शुरू किया। कोई 10,000 साल पहले आदमी ने गांव को बसाना शुरू किया। वह खेती करने लगा। वह पत्थरों के औजारों का इस्तेमाल करता था। फिर उसने तांबे और कांसे के भी औजार बनाए। पहले किसके औजार बनते थे? पत्थरों के। फिर किसका बनाया उन्होंने? तांबे और, पहले तो जो होते ना जानवर, उसके औजार बनते थे, उनको मार के उनके हड्डियों को वो लोग औजार के रूप में इस्तेमाल करते थे। पत्थरों के औजार बनते थे। फिर क्या हुआ? धीरे धीरे तांबे, कांसे, लोहे के औजार बनने शुरू हो गए। प्रागैतिहासिक मानव ने सबसे पहले चित्रों के जरिए अपने भाव व्यक्त किए। मतलब पहले जब उनको अक्षरों का ज्ञान नहीं था, तो चित्रों के माध्यम से अपने मन के भाव को, क्या वो चाहते हैं, क्या उनको खुशी है, तो जो भी हो, उसको अपने मन के भाव को चित्रों के माध्यम से वो दिखाते थे,
व्यक्त करते थे, जैसे पशु पक्षियों और आदमियों आदि के चित्र, ये भी वो बनाते थे। इन चित्र संकेतों के से बाद में भाव संकेत अस्तित्व में आए। मतलब जब से ये चित्र बना के वो अपना भाव व्यक्त करने लगे तो उससे क्या अस्तित्व में आया, भाव संकेत के, उससे क्या भाव, उन चित्रों से हमें क्या भाव प्रकट हो रहा है। जैसे एक छोटे वृत्त के चारों ओर किरणों की धोतक रेखाएं खींचने पर वह सूर्य का चित्र बन जाता है ना। जब एक छोटा सा वृत्त होता है उसके ऊपर हम लाइन ड्रॉ कर देते हैं तो क्या होता है, हमें लगता है ना कि वो सूर्य है। ओके, बाद में यही चित्र ताप या धूप का द्योतक बन जाता है, बन गया। इस तरह अनेक भाव संकेत अस्तित्व में आए। तब जाकर काफी बाद में आदमी ने अक्षरों की खोज की। अक्षरों की खोज के सिलसिले को शुरू हुए मुश्किल से 6000 साल हुए हैं। कितने साल हुए हैं, 6000 साल हुए हैं, केवल 6000 साल। अक्षरों की खोज के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई। आदमी अपने विचार और अपने हिसाब किताब को लिखकर रखने लगा। अभी हम कोई भी हिसाब किताब हो, कुछ भी हो, अगर हम क्वेश्चन आंसर भी लर्न करते हैं तो उसको हम भूल ना जाए, दोबारा हमें दोबारा याद करने के लिए हमें दोबारा पढ़ना पड़े तो कैसे पढ़ेंगे, उसके लिए भी हम लिख के ही रखते हैं, है ना। उसको भी हम लिख के ही रखते हैं। तो सब हम लिखित रूप में अब काम करने लगे हैं सारा, और इस अपने पास रखते हैं जमा करके, जब हमें जरूरत हो तब हम जाके देख, अगर हम भूलने लगे या भूल गए हैं कि हमने क्या, इसका आंसर क्या होगा, हमने क्या हिसाब किताब लिखा था, तो सारा हम जाके वापस पेज पलट के देख सकते हैं। तब से मानव को सभ्य कहा जाने लगा। आदमी ने जब से लिखना शुरू किया तब से इतिहास आरंभ हुआ। किसी भी कौम या देश का इतिहास तब से शुरू होता है जब से आदमी ने लिखे हुए लेख मिलने लगे। उसके पहले के लेख हमारे पास नहीं है। जब से आदमी लिखना शुरू किया तभी से ही हमारे पास उनके जीवन यापन के तरीके क्या थे, कैसे वो रहते थे, कैसे वो खाना खाते थे, तो सारी चीजें हमें उस तब से ही पता चलती है। उसके पहले वो कैसे रहते थे, क्या करते थे, उसकी जानकारी हमारे पास नहीं है। इस प्रकार इतिहास को शुरू हुए मुश्किल से 6000 साल हुए हैं। उसके पहले के काल को प्रागैतिहासिक काल यानी इतिहास के पहले का काल कहते हैं। प्रागैतिहासिक काल यानी इतिहास के पहले का काल। अतः हम इस लाइन को याद रखिएगा, प्रागैतिहासिक काल मतलब क्या होता है, इतिहास के पहले का काल। अतः हम देखते हैं कि यदि आदमी अक्षरों की खोज नहीं करता तो आज हम इतिहास को न जान पाते। सही है, अगर हम नहीं, अक्षरों की खोज नहीं रहती, हमारे पूर्वज उसको लिखित रूप में नहीं रखते तो हम इतिहास को जान पाते, नहीं जान पाते। तो ये जो पूर्वज ने हमें लिखित रूप में हमें धरोहर दी है एक तरह से, कि हमें पहले क्या होता था, हमें इतिहास की जानकारी हमें नहीं मिल पाती अगर ये लिखित रूप में हमारे पास अवेलेबल नहीं होता। तो हम यह न जान पाते कि पिछले कुछ साल, कुछ हजार सालों में आदमी किस प्रकार रहता था, क्या क्या सोचता था, कौन कौन राजा हुआ इत्यादि। पहले कितने राजा हुए, कितने मंत्री, क्या हुआ, वो कैसे राज करते थे, कैसे वो राज अपने देश को चलाते थे, कैसे वो शासन करते थे, इनकी जानकारी हमें जब लिखित रूप में हमें मिला है तभी हमें पता चला है कि कौन कैसे राज किया, कैसे शासन किया और कौन कौन राजा हुए। अक्षरों की खोज मनुष्य की सबसे बड़ी खोज है। अक्षरों की खोज करने के बाद ही मनुष्य अपने विचारों को लिखकर रखने लगा। इस प्रकार एक पीढ़ी के ज्ञान का इस्तेमाल दूसरी पीढ़ी करने लगी। अक्षरों की खोज करने के बाद पिछले 6000 सालों में मानव जाति तेजी से विकास हुआ है। यह महत्व है अक्षरों का और उनसे बनी हुई लिपियों का। अतः हम सबको अक्षरों की कहानी मालूम होनी चाहिए। आज जिन अक्षरों को हम पढ़ते हैं या लिखते हैं वे कब बनाए गए, कहाँ बने और किसने बनाए, इसकी जानकारी हमें होनी चाहिए। क्योंकि इसे अक्षरों की जानकारी से ही हम पहले क्या होता था, अब क्या हो रहा है, इतना जो हम टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, पहले कैसे उन्होंने यूज किया, अब हम उसको कैसे और आगे बढ़ा रहे हैं, नए तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये सब जानकारी हो रही है। तो ये पहले हमें इसका न्यू क्या है, पहले स्टार्ट कैसे हुआ, अक्षरों से स्टार्ट हुआ, तो कौन से अक्षर किस देश में बने, उसकी लिपि क्या है, कैसे हुआ, ये सब की जानकारी हमें होनी चाहिए। इस जो ये पाठ है इसको किसने लिखा है, इसको लिखा है गुणाकर मूले ने। गुणाकर मूले उनके राइटर है इसके। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अभी हम लोग प्रश्न उत्तर का अभ्यास करते हैं। पाठ में ऐसा क्यों कहा गया है कि अक्षरों के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई है? ऐसा क्यों कहा गया है? पाठ में ऐसा क्यों कहा गया है कि अक्षरों के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई है? तो सही है, अक्षरों के साथ तो नए युग की शुरुआत हुई है। तो एक ने कि अब आदमी अपने हिसाब किताब लिख कर रखने लगा है, जिससे वो सभ्य कहने जाने लगा है ना, लिख के हिसाब रखता है। तो पता चलता है ना कि पहले की सभ्यता क्या थी, अब की सभ्यता क्या है। हिसाब किताब यानी जो लेन देन के हिसाब किताब है वो भी वो लिख के रखता है। तो आदमी अब सभ्य कहे जाने लगा है। ठीक है, इतिहास जो पढ़ रहे हैं वो भी लिखित रूप में हमें मिला है। उसके पहले का जो इतिहास था हमें नहीं पता है, इसलिए अक्षरों के ज्ञान से एक नए युग की शुरुआत हुई है। और जो भी हम इतिहास जो है ये जो हम हिसाब किताब लिखते हैं या जो भी इतिहास आरंभ में हुआ, उस इतिहास को हम एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर कर रहे हैं, जा रहा है, एक पीढ़ी से दूसरा पीढ़ी पढ़ रहा है। तो कैसे हो रहा है? उसी से अक्षरों के ज्ञान से ही हो रहा है ना। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि अक्षरों के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई है। अक्षरों की खोज का सिलसिला कब और कैसे शुरू हुआ? पाठ पढ़कर लिखो। कब और कैसे शुरू हुआ? तो अक्षरों की खोज का सिलसिला लगभग 6000 वर्ष पहले शुरू हुआ। ये बार बार रिपीट किया था मैंने लाइन जब रीड कर रही थी मैं, कि 6000 वर्ष साल पहले शुरू हुआ था ये। और इससे पहले व्यक्ति चित्रों के द्वारा अपने भाव व्यक्त करते थे, है ना। बताया था कि मतलब एक सर्कल बनाकर उस पे ड्राइंग कर लेते थे, तो वो लगता कि सूर्य का ड्राइंग है। बर्ड्स के, चिड़िया के, आदमी के, सबके ड्राइंग बनाकर वो अपने पहले भाव व्यक्त करते थे। वो लिखना नहीं जानते थे। बाद में क्या हुआ, वो धीरे धीरे लिखना शुरू कर दिए। तो अक्षरों का ज्ञान कब शुरू हुआ? लगभग 6000 वर्ष साल पहले शुरू हुआ। ठीक है, उसके नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अक्षरों के ज्ञान से पहले मनुष्य अपनी बात को दूर दराज के इलाकों तक पहुंचाने के लिए किन किन माध्यमों का सहारा लेता था? अक्षरों के ज्ञान से पहले मनुष्य अपनी बात को दूर दराज के इलाकों तक पहुंचाने के लिए किन माध्यमों का सहारा लेता था? यानी कि जब पहले अक्षरों का ज्ञान नहीं था मनुष्य को, तो अपना जो संदेश था वो दूसरे लोगों तक, दूसरे स्टेट या राज्य तक कैसे पहुंचाते थे? वो दूसरे लोगों तक भी कैसे पहुंचाते थे अपनी बात को? तो वो कैसे पहुंचाते थे? अब मनुष्य अपने अक्षरों को खोज के पूरे संदेशों को कैसे पहुंचाते थे? चित्रों के सहारे। कैसे पहुंचाते थे? मनुष्य अपनी बात को दूर दराज के इलाकों तक चित्रों के सहारे पहुंचाते थे, पशु पक्षियों के सहारे पहुंचाते थे, आदमियों के सहारे, और अन्य वस्तुओं के चित्र बनाकर दूर दराज को पहुंचाता था। इस तरह क्या होता था? पशु पक्षियों के सहारे, चित्रों के सहारे, मनुष्यों के सहारे और भाव चित्रों के सहारे, भाव संकेतों के चित्रों के सहारे वो अपने संदेश को दूसरे देशों तक, दूसरे लोगों तक पहुंचाता था। ठीक है, अपनी बात को दूसरे लोगों तक। नेक्स्ट, निबंध से आगे पर जाने से पहले मैं दिखाती हूँ आप लोग कुछ पिक्स। देखिए इसमें बॉक्स में जो दिए हुए हैं वो पिक्स, उसको देखिए। यहाँ पे देख रहे हैं मध्य अमेरिका के जो पिक है, ये देखिए कैसे आदिवासियों ने चित्र बनाए हैं। ठीक है, ओजिओवा के चित्र बनाए हैं। किस चीज के चित्र हैं? तूफान के देवता जो आकाश को चारों ओर घेरता है, नगाड़ा, पंखों से सुशोभित नगाड़ा, ये सब क्या है? चित्र हैं। फिर देखिए ऊपर शिकार के कैसे चित्र बनाए हैं लोग, शिकार का दृश्य। तो ये सारे मध्य भारत में बने हुए हैं। तो पहले जब वो नहीं थे ना लिखित, तो इस तरह वो अपने चित्रों के माध्यम से अपने संदेश को दूसरे तक पहुंचाते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निबंध से आगे। अक्षरों के महत्व की तरह ध्वनि के महत्व के बारे में जितना जानते हो लिखो। तो जिस तरह अक्षरों का महत्व है उस तरह ध्वनि का महत्व है। दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर ध्वनि ना हो तो हम बोल नहीं सकते हैं। ठीक है, ध्वनि के माध्यम से ही हम बोल पाते हैं, अपनी बात दूसरों को तक पहुंचा पाते हैं। ठीक है, अगर हम ध्वनि ना हो तो हम क्या बोल रहे हैं, किसी अक्षर को हम बोल ही नहीं पाएंगे। तो ध्वनि और अक्षरों का संबंध है। ओके, जैसे अक्षरों को हम लिखकर बोलते हैं ना, अक्षरों को हम लिखकर
लिखते हैं, लिखकर प्रकट करते हैं, उसी तरह हम अपने भाव को जो है लिखकर व्यक्त करते हैं। तो जब बोलने के लिए हम अपने भाव को बोलकर व्यक्त करने के लिए हम ध्वनियों का इस्तेमाल करते हैं। ओके, तो हम अपने भाव को बोलकर व्यक्त करने के लिए ध्वनियों का इस्तेमाल करते हैं। तो अक्षर और ध्वनि भाषा दोनों के दोनों रूप जो है, अक्षर और भाषा अक्षर और ध्वनि जो है भाषा के दोनों रूपों, लिखित और मौखिक दोनों रूपों का आधार है, आधार स्तंभ है। ध्वनि, अक्षर और ध्वनि लिखित और मौखिक भाषा का आधार स्तंभ है। इनके बिना हम अक्षरों के बिना नहीं लिखा जा सकता है, ना ही हम ध्वनियों को बिना हम बोल सकते हैं। ओके, अक्षर के बिना हम लिख नहीं सकते, ध्वनियों के बिना हम उसको बोल नहीं सकते हैं। तो अपनी भाषा का सार्थक ध्वनि को उच्चारण द्वारा ही, तो अपनी भाषा के सार्थक ध्वनि के उच्चारण द्वारा ही हम अपने भाव को दूसरों के सामने प्रकट करते हैं, अपने बात को दूसरों के सामने रख पाते हैं। इसलिए अक्षरों के महत्व के साथ की तरह ही ध्वनि का महत्व भी है। ठीक है, नेक्स्ट है मौखिक भाषा का जीवन में क्या महत्व होता है। मौखिक भाषा का जीवन में क्या महत्व होता है, अपने इस पर शिक्षक के साथ, एक मिनट, हाँ, इसमें शिक्षक के साथ कक्षा में बातें करो। ये आप एक्टिविटी अपने टीचर के साथ कर सकते हैं। हर वैज्ञानिक सबसे मौखिक भाषा का जीवन में बहुत महत्व है। हम अपने बात को बोलकर प्रकट करना, किसी के सामने कैसे बोल रहे हैं, ये सब बातें क्या है, ये सब हम मौखिक भाषा के जरिए ही अपने भाव को, हम मन के भाव को प्रकट कर पाते हैं। तो ये सब आप अपने टीचर के साथ डिस्कस कर सकते हैं। हर वैज्ञानिक खोज के साथ किसी न किसी वैज्ञानिक का नाम जुड़ा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हर वैज्ञानिक की खोज के साथ किसी न किसी वैज्ञानिक का नाम जुड़ा होता है, लेकिन अक्षरों के साथ ऐसा नहीं है, क्यों, पता करो और शिक्षक को बताओ। तो ये भी आपको खुद करना है। सही, जो भी खोज होता है उसके साथ किसी न किसी वैज्ञानिक का नाम जुड़ा होता है कि इस वैज्ञानिक ने इसका खोज किया, इसने इसका खोज किया। जैसे इस चैप्टर को ये है कि इसने किस चैप्टर को किसी ने लिखा है, तो इस तरह हर चीज का है जानकारी है हमारे पास, लेकिन अक्षरों की खोज किसने किया, कैसे हुआ, इसकी जानकारी हमारे पास नहीं है। तो पता करो, शिक्षकों को बताओ, शिक्षकों को बताओ। तो क्या करना है, ये एक तो होगा क्या, इसका आंसर हो सकता है कि ये मानव के ये कैसे हुआ, मानव जाति के सम्मिलित प्रयास से हुआ है। मानव जाति के सम्मिलित प्रयास से ही अक्षरों का खोज हुआ है। ओके, अक्षरों का विकास अनेक वर्षों के प्रयास और अभ्यास के फलस्वरूप हुआ है। अब यहाँ पे एक ही भाषा को, एक ही शब्द को हम कई लिपियों में लिखा जा सकता है। उसी तरह कई भाषा को एक ही लिपि में लिखा जा सकता है। नीचे एक ही बात को अलग अलग भाषाओं में लिखा गया है, उन्हें ध्यान से देखो और इनमें दिए गए वर्णों की मदद से कोई नया शब्द बनाने की कोशिश करो। तो ये जो है, क्या शानदार दिन है, ये हिंदी में लिखा हुआ है। इसी लाइन को, इसी सेंटेंस को उन्होंने पंजाबी में भी लिखा है, उड़िया में भी लिखा है, तेलुगु में भी लिखा है, उर्दू, बांग्ला और तमिल में भी लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड आते हैं। एक जो 1 2 है आपको खुद करना है। क्या होता अगर हमारे पास अक्षर न होते, क्या होता अगर हमारे पास अक्षर न होते। तो अगर हमारे पास अक्षर ज्ञान नहीं होता तो हम आज हजारों वर्ष पहले वाली दुनिया में भटकते रहते, है ना। हम, मेरे पास कोई भी लिखित प्रूफ नहीं होता, और भाव और विचारों को हम लिखकर, अपने भाव को, विचार को लिखकर प्रकट नहीं कर पाते। तब हम अपना ज्ञान, और जो अपना ज्ञान जो है हमारे पास, जो है ज्ञान है, उसको हम अपनी पीढ़ी, अगली पीढ़ी को भी नहीं पहुंचा पाते। अपने ज्ञान को हम अगली पीढ़ी तक भी नहीं पहुंचा पाते, और हमारा पूर्ण विकास नहीं हो पाता। तो इसलिए भाषा भाव को प्रकट करने का साधन है। तो हमारे पास अक्षर का ज्ञान होना जरूरी है। हमारे पास अक्षर ना होते तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, इसलिए अक्षर का ज्ञान हमारे पास होना बहुत जरूरी है। दूसरा क्वेश्चन है, भाषा न होती तो क्या होता। तो भाषा ना होती तो अपने विचारों को हम बोलकर और लिखकर दूसरों को प्रकट नहीं कर पाते। अगर भाषा ना होती तो हम अपने विचारों को लिखकर और बोलकर दूसरों के सामने प्रकट नहीं कर पाते। हमारा सामाजिक दायरा जो है जो बढ़ नहीं पाता और अलगाव बना रहता, मतलब हम एक दूसरे के साथ अटैच नहीं हो पाते। भाषा ना होती तो हम एक दूसरे के साथ अटैच नहीं हो पाते, इसलिए भाषा का होना जरूरी है। और
जैसे पशु साथ साथ रहकर भी अलग रहते हैं, जैसे जो एनिमल्स हैं वो साथ रहते फिर भी अलग रहते हैं, क्योंकि वो अपने भाव मन के भाव को प्रकट नहीं कर पाते हैं, और हम अपने मन के भाव को अपने भाषा के जरिए प्रकट कर पाते हैं। तो भाषा ना होती तो हमें बहुत प्रॉब्लम होती, इसलिए भाषा नहीं होती तो हमें क्या होता, हम अपने मन के विचारों को, भाव को दूसरों के सामने प्रकट नहीं कर पाते। नेक्स्ट, भाषा की बात। अनादि काल में लेखांकित शब्द का अर्थ है जिसकी कोई शुरुआत या आदि न हो। यह शब्द मूल शब्द से स्वरूप में कुछ जोड़ने से बना है। ठीक है, इसमें उपसर्ग कहते हैं जब किसी शब्द के मूल शब्द के आगे कोई कोई अक्षर शब्द आकर मूल शब्द के शुरू होने के जुड़ने से पहले बना, कोई सब अक्षर आकर जुड़ जाता है तो उससे क्या, कोई शब्द आकर जुड़ जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, उपसर्ग। किसी शब्द के पहले आकर वो जुड़ जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए, उपसर्गों को अलग करके मूल शब्दों को लिखकर उनका अर्थ बताइए। जो मूल शब्द के आगे कोई शब्द आकर जुड़ जाता है और उसके अर्थ को बदल देता है। ठीक है, जैसे सफल है तो यहाँ पे सफल का मतलब पता ही है, सफलता, और क्या होगा उसका आ गया तो असफल, यानी इस पूरे अर्थ को बदल दिया। जब किसी मूल शब्द के आगे कोई शब्द आकर उस मूल शब्द के अर्थ को बदल दे तो उसको क्या बोलते हैं, उपसर्ग बोलते हैं। ओके, दो इस यहाँ पे आकर बदल दिया है। नेक्स्ट है अनुचित। उचित का अनुचित हो गया, दृश्य का अदृश्य, आवश्यक का अनावश्यक हुआ है। ये आकर यहाँ पे इसमें अन है, क्या है इसमें, उपसर्ग अन। पहले असफल में उपसर्ग जुड़ा है, अनुचित में अन जुड़ा हुआ है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है अदृश्य में उपसर्ग जुड़ा हुआ है, अपरिचित में क्या जुड़ा हुआ है, उपसर्ग जुड़ा हुआ है, अनिच्छा में अन उपसर्ग जुड़ा हुआ है, अनावश्यक में भी अन उपसर्ग जुड़ा हुआ है, यानी अन उपसर्ग अन और अ से मिलकर ये पूरा बना हुआ है। असफल, अनुचित, अपरिचित, अदृश्य, अनावश्यक, अनिच्छा, ये सारे किससे बने हुए हैं, अन और अ उपसर्ग के मिलने से बने हुए हैं। उपसर्ग किसी मूल शब्द के आगे आकर उस शब्द के अर्थ को बदल देता है। नेक्स्ट, वैसे तो संज्ञा होती हैं, पर कभी कभी ये विशेषण का भी काम करती हैं, जैसे नीचे लिखे वाक्य में है, हमारी धरती लगभग 5 अरब साल पुरानी है। हमारी धरती 5 अरब साल पुरानी है। कोई 10,000 साल पहले आदमी ने गांव को बसाना शुरू किया। इसमें क्या है, इन वाक्यों में रेखांकित अंश साल संज्ञा के बारे में विशेष जानकारी दे रहे हैं। इसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं, यानी संख्या के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, तो संख्यावाचक विशेषण का इस्तेमाल उन्हीं चीजों के लिए होता है जिन्हें गिना ना जा सके। संख्यावाचक विशेषण का इस्तेमाल उन्हीं चीजों के लिए किया जा सके जिन्हें गिना जा सके, गिना जा सके। संख्यावाचक विशेषण का इस्तेमाल हम उन्हीं चीजों के लिए करते हैं जिसे गिना जा सके, जैसे 4 संतरे, 5 बच्चे, इनको हम गिन सकते हैं। उसी तरह जैसे है, पर यदि किसी चीज को गिना नहीं जा सकता तो उसके साथ संख्या वाले शब्दों के अलावा माप तोल वाले शब्दों का भी इस्तेमाल किया जाता है। जैसे 3 जग पानी, अब जग को तो, पानी को तो गिन नहीं सकते हैं, तो उसको माप तोल के हिसाब से यहाँ पे किया गया है। तो उसको ये किसको बोलते हैं, 1 किलो चीनी। ये क्या हो गया, ये परिणामवाचक विशेषण हो गया, क्योंकि हम इसको गिन नहीं सकते हैं। ठीक है, इसको हम गिन नहीं सकते इसलिए माप तोल के रूप में आते हैं। ओके, नेक्स्ट, इस तरह ये है, 3 कटोरी खीर लिख सकते हैं, 6 गज कपड़ा लिख सकते हैं, है ना, 6 मीटर कपड़ा लिख सकते हैं, 2 चम्मच कॉफी, 1 लीटर दूध, 2 गज जमीन। ओके, 2 मीटर जमीन, 2 गज जमीन भी हो सकता है, 2 मीटर जमीन भी हो सकती है, एक रेत, 1 किलो रेत भी हो सकता है, या हाँ, ये 2 एकड़ जमीन हो सकती है। हाँ, 2 एकड़ जमीन लिख सकते हैं ना, 2 एकड़ जमीन, 5 किलो बाजरा, 3 लीटर तेल, तेल लीटर में ही आता है। ठीक है, 3 लीटर तेल। इस तरह सारे कुछ करने को ये आपको करना है। अभी इस चैप्टर को हमने फिनिश कर लिया, ये चैप्टर हमारा फिनिश हो गया। अगर कुछ आपको समझ नहीं आया तो वीडियो दोबारा देखना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।